अटैच टू द रॉड एट एंड बी। ठीक है, ये रॉड के एंड बी के ऊपर हमने बी डी वाली कॉर्ड को अटैच किया हुआ है, एंड द वॉल एट डी, और ये कॉर्ड डी पॉइंट पे वॉल से अटैच है, एज शोन इन फिगर 2.1। ऑब्वियसली ये जो है ये इस वक्त किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम की। द रॉड विद द वेट W, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड इज एट C पॉइंट पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, विच मीन्स इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म रॉड, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। द रॉड इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय फोर्स T, T फोर्स के थ्रू हमने रॉड को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, एंड द फोर्स F प्रोड्यूस बाय हिंज, फोर्स एक हिंज से भी प्रोड्यूस हो रही है F, और ये देख सकते हैं आपके कॉमन पॉइंट के ऊपर ये सारी की सारी फोर्सेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। चलिए, तो ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, वी कैन सी दैट। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी? जी, कैन एनीवन एक्सप्लेन? Which the weight of the whole object apparently acts on. जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इट इज दैट पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेरेंट टू एक्ट। अपेरेंटली जहां से, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का तमाम वेट एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट को हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है जी? The sum of clockwise movement is equals to anti-clockwise. ठीक है, ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई। इसके अलावा जी, फेमिना सही है। हाँ भाई, ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दूसरी क्या होगी? चलो मैं आपको सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज जीरो। सम ऑफ ऑल मोमेंट इज जीरो, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखो, ये है व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ये एक्चुअली टोटल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है यहाँ पे। टोटल इक्विलिब्रियम, टोटल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है? Force acting on the object. हाँ, बेसिकली रिजल्टेंट टोटल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एक होती है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो, और सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो, या टॉर्क भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मोमेंट। तमाम मोमेंट्स का सम भी क्या होता है, जीरो होता है। तो टोटल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम, खाली इक्विलिब्रियम अगर लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है कि आपने दोनों कंडीशंस को डिफाइन करना है। यू हैव टू डिफाइन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, और दूसरी कंडीशन आपने ये भी बतानी है द सम ऑफ ऑल मोमेंट या सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है जी, सो दिस इज द कंडीशन फॉर टोटल इक्विलिब्रियम, जो हमने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस भी की थी। अच्छा जी, now the next part of the question is the line of action of weight of the rod passes through the chord at point P. Explain why for the rod to be in equilibrium the force F produced at hinge must also be passing through that point P. तो जो फोर्स P से प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी हिंज से प्रोड्यूस हो रही है, ये भी P से क्यों होनी चाहिए पास जी? सर वो लेमिस लॉ का आएगा। लेमिस लॉ के बारे में आएगा। अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। ठीक है जी, तो ये आपने इसमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेमिस लॉ, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम all the forces acting on the object must intersect at a common point. तमाम की तमाम फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ठीक है सर, एक बार फिर रिपीट कर देंगे? सॉरी। For an object to be in equilibrium, according to Lami's law, for an object to be in equilibrium,
all the forces acting on the object must intersect at a all the forces acting on the object must intersect at a common point. Must intersect at a common point. ठीक है भाई? Is that clear? आगे कह रहा है the force Ft makes an angle alpha and beta respectively with the rod AC is equals to 2 upon 3 AB, where as shown in figure 3.2. Write down the equation in terms of FWT alpha beta to represent the resolution of forces horizontally. तो FT और अल्फा बीटा के केस में पहले आपने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इसमें बताना है. देखिए वेट तो एक वर्टिकल फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट तो होगा नहीं, इसलिए इसको तो छोड़ दीजिए. बाय द वे टी की जो फोर्स है जो यूं काम कर रही है इसका एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट जरूर होगा जो कि किसके बराबर होगा, टी कॉस बीटा के, है ना. और बाय द वे ये टी का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट किस साइड पे काम कर रहा होगा, लेफ्ट के ऊपर. लेफ्ट. ठीक है जी. इसी तरीके से ये जो एफ का फोर्स है इसका भी एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा जो कि होगा एफ कॉस अल्फा के, जो कि किस साइड पे काम कर रहा होगा, किस साइड पे काम कर रहा होगा बच्चों, राइट के ऊपर. Right. और क्योंकि और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं. यानी हम ये कहेंगे कि एफ कॉस अल्फा बराबर होगा किसके, टी कॉस बीटा के. सही है भाई. तो ये इक्वेशन आपसे उन्होंने मांगी है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की रिस्पेक्ट से. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इन्होंने वर्टिकल फोर्सेस की भी आपके से इक्वेशन मांगी है. तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं? वर्टिकल फोर्सेस एक टेंशन का कंपोनेंट है ऊपर की तरफ जिसको हम कहेंगे टी साइन बीटा. इसी तरीके से एक एफ का भी वर्टिकल कंपोनेंट है जो है टी साइन अल्फा के बराबर, एफ साइन अल्फा. और ये दोनों ही किसकी तरफ काम कर रहे हैं, अपवर्ड. अपवर्ड्स. और ये दोनों मिलके एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसके बराबर होने चाहिए जो कि कौन सी है, Wait. वेट. तो हम क्या बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल के लिए. और अब हम बात करने लगे हैं वर्टिकल के लिए. वर्टिकल के लिए हम कहेंगे टी साइन बीटा प्लस एफ साइन अल्फा, ये बराबर होगा किसके, डब्ल्यू के. ठीक है. और आई बिलीव ये इक्वेशंस में पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूं जब हम लोगों ने, याद है, वो पिक्चर वाला सवाल किया था. ठीक है भाई. तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस है, वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस है. इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, लीनियर इक्विलिब्रियम में, है ना. इज दैट क्लियर? Yes. कॉपी हो गया यहां तक? एक मिनट. हो गया भाई कॉपी?
जी सर हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या पूछा है उसने हमसे? उसने बोला है राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एफ डब्ल्यू टी अल्फा बीटा टू रिप्रेजेंट टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। तो ए के अबाउट मूवमेंट लेके हमें इसकी इक्वेशन राइट करनी है। ऑब्वियसली ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। ए पॉइंट को हमने पिवट कंसीडर करना है। अच्छा, बाय द वे, अगर आपने ए पॉइंट को कंसीडर कर लिया है पिवट, तो क्या हम फोर्स एफ को मूवमेंट की कैलकुलेशन में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी फोर्स जो पिवट पे लग रही होती है उसको हम मूवमेंट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते, क्योंकि उसका कोई मूवमेंट नहीं होता। अच्छा, बाय द वे, डब्ल्यू पिवट ए से इस ऑब्जेक्ट को कैसा घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जो टेंशन का फोर्स है इसका एक कंपोनेंट यूं है जो कि पिवट की तरफ जा रहा है, तो इसका तो मूवमेंट नहीं बन रहा होगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है यूं करके, यकीनन उसका मूवमेंट बन रहा होगा। और ये वाला कंपोनेंट इसको कैसा घुमाना चाह रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, तो ये जो कंपोनेंट है दैट इज टी साइन साइन बीटा, ठीक है। और किसका माइक खुला हुआ है? बंद करो भाई। अच्छा जी, टी साइन बीटा। सर ये कॉस वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे? नहीं बेटा, कॉस वाला कंपोनेंट का तो इफेक्ट किसकी तरफ जा रहा है? पिवट की तरफ जा रहा है ना। तो कोई भी ऐसा फोर्स जिसका इफेक्ट या उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ जाए, वो मोमेंट की कैलकुलेशन नहीं करता ना, क्योंकि वो मोमेंट नहीं बनाता ऑब्जेक्ट में, है ना। चलिए, ये सर टी साइन बीटा जो है हमारे पास, उसका पिवट से कितना डिस्टेंस है? ए बी का। तो इसका मूवमेंट जो होगा दैट इज एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज। वो किसके बराबर होगा? टी साइन बीटा ए बी। पूरी लेंथ कितनी है यहाँ से? ए बी। जबकि डब्ल्यू का जो पिवट से डिस्टेंस है डब्ल्यू का, वो कितना है? डब्ल्यू ए सी। और ये कैसा मूवमेंट है? क्लॉकवाइज। तो हम ये कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर है, तो हम ये कहेंगे टी साइन बीटा ए बी बराबर है डब्ल्यू ए सी के। ठीक है जी। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में एक और बात भी बताई थी। उसने हमें ये बताया था कि ए सी किसके बराबर है? 3/2 ए बी के बराबर है। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे जो ए सी है उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? 3/2 ए बी। तो ये हो जाएगा टी साइन बीटा ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू 3/2 ए बी। ए बी दोनों साइडों पे क्या होगा? है 2/3 2/3 है 2/3। 2/3 अच्छा ठीक, ओके, 2/3। ए बी और ए बी कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो हो रही है टी साइन बीटा इज इक्वल टू 2W/3। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है। ठीक है। कॉपी हो गया भैया?
जी बच्चों, कॉपी हो गया? ये हो गया सर। जी सर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आसान सा सवाल है। सकलैन ने कहा था कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। स्टेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में क्या रिलेशन होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपके पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स। उसके बाद कह रहा है a rigid bar of mass 450 grams is held horizontal by two supports A and B as shown in figure 3.1। एक हॉरिजॉन्टल बार जो है वो दो सपोर्ट से हमने रखी हुई है हॉरिजॉन्टली, और जिसमें एक ए सपोर्ट है, ए पिवट हो सकता है, और एक बी पिवट है। द सपोर्ट ए इज 45 सेंटीमीटर from center of gravity of the bar supported, and support B is 25 centimeters from C। तो A जो है वो C से 45 सेंटीमीटर है और B जो है वो 25 सेंटीमीटर है। A ball of mass 140 grams falls vertically onto the bar such that it hits the bar at a distance of 50 centimeter from C। तो एक बॉल जो है वो एक जगह पे बार पे गिरी है, जो बार आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितने डिस्टेंस पे है? 50 पे, as shown in figure 3.1। The variation with time, the velocity of the ball before, during and after hitting the bar is shown in figure। तो by the way, इस बॉल ने किस वेलोसिटी से यकीनन जाके इसको टकराया होगा, इस बार को? That is somewhere like how much? फाइव पॉइंट फाइव। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 है, और 5 के बाद ये 5.2, 5.4 और 5.5। तो 5.5 की वेलोसिटी से जाके, क्योंकि ये बीच में एक्चुअली में दो डब्बों के, तो वी हैव टू एस्टिमेट द हाफ ऑफ द बॉक्स। हाफ ऑफ द बॉक्स एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि ये 5.5 से टकराया है। 5.5 की वेलोसिटी से जाके इसने हिट किया है, जो कि इसकी हिटिंग वेलोसिटी, और बाय द वे इसने रिबाउंड किस वेलोसिटी से किया है? 4 से, है ना? जी 4 से की -4 से बाय द वे, ठीक है। और टाइम ऑफ कोलिजन कितना है जनाब? व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन? एक बॉक्स के बराबर है ना? टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकलेगा? देखिए, यहां से आपके पास 10 बॉक्सेस 0.2 के बराबर है, ठीक है। तो एक बॉक्स कितने के बराबर होगा? 0.02 के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 बॉक्स आपके पास कितने के बराबर होगा? 0.02। और ये जो कोलिजन हो रही है, इसमें भी आपके पास कितने बॉक्सेस लगे हैं? आई गेस 2 बॉक्सेस लगे हैं ना? 2 स्मॉल यूनिट्स तक हुई है ना कोलिजन, है भाई? जी सर 2 बॉक्सेस हैं। जी सर। हो जाएगा ना फिर टाइम। हाँ, फिर 4 हो जाएगा। ये देखिए, एक बॉक्स यहाँ पे कोलिजन स्टार्ट हुई थी और यहाँ हमारी कोलिजन एंड हुई है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास 2 बॉक्सेस है एक्चुअली में। These are actually 2 boxes, so it will be not 0.02। एक बॉक्स जो है स्मॉल बॉक्स, वो तो 0.02 के, तो 2 होने की वजह से 0.04 ये आपका कोलिजन टाइम आ गया, ठीक है जी। ये 2 चीजें हमें बड़े इजीली ग्राफ से मिल गई। इनिशियल वेलोसिटी 5.5, फाइनल वेलोसिटी -4, और टाइम आपको 0.04 का टाइम मिल गया, ठीक है जी। अच्छा, नाउ बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं, क्योंकि हमने
सारी चीजें निकालनी हैं, ये साइड पे लिख लेते हैं एक जगह पे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, अपने सवाल की तरफ चलते हैं। For the ball that hits for the time that the ball hits for the time that the ball is in contact with the bar, determine the change in momentum of the ball. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बड़ा सिंपल ही होता है, that is delta p is equals to final minus initial, that is -4 minus 5.5। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बच्चों, -9.5 kgms-1 है ना। ये आपके पास इसका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब इस चेंज इन मोमेंटम से यकीनन फोर्स निकालनी होगी, तो फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं। -9.5 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 0.04 से, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आ रही है फोर्स की, 33 न्यूटन। नहीं 33, ठीक है 33 आ रही है ना। सर सर आपने पार्ट माइ- का आंसर सर 1.33 वो आ रहा है। मोमेंटम आपने सही चेंज सही नहीं आया। मास से मल्टीप्लाई भी तो कर 5. अच्छा हाँ, ये तो वेलोसिटी है, सही है सॉरी, हाँ ये सॉरी, एक सेकंड। मास ऑफ द बॉल भी तो गिवन था, कितना मास ऑफ द बॉल था, 3 ग्राम। 2.14. 140 ग्राम, ठीक है, ओके। चेंज इन मोमेंटम नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। एक सेकंड, ये मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकाला है, और इस चेंज इन वेलोसिटी को मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। यानी -9.5 मल्टीप्लाई बाय 140 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। कितना आ रहा है चेंज इन मोमेंटम, 1.33. 1.33 kgms-1, ठीक है। अब आप इस -1.33 को इसको 0.04 से डिवाइड कर दें तो आपको 33 न्यूटन्स की आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। मिल रही है भाई फोर्स, जी ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, तो ये हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, मास हम लोगों से मिस हो गया था। अच्छा, फॉर द टाइम दैट द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द बार, use the data from figure 3.1 and the B to calculate the force exerted on the bar by support A। support A ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है। अच्छा अभी जरा देख लीजिएगा ध्यान से, फोर्स हमने कितनी निकाली है, 33 न्यूटन। लेट मी क्लियर ऑल दीस थिंग्स नाउ। ये जो बॉल जब जाके यहाँ हिट करेगी तो इसने कितना फोर्स लगाया यहाँ पे, 33 न्यूटन्स का डाउनवर्ड्स। और ये डाउनवर्ड फोर्स अगर मैं B को पिवट कंसिडर कर लूँ तो डाउनवर्ड फोर्स इस पे कैसा मूवमेंट बना रहा होगा, ये किस डायरेक्शन में बना रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा होगा, और ये अगर इक्विलिब्रियम में रही है तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये पिवट A इस पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लगा रहा होगा, और ये इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा। अच्छा बाय द वे 33 न्यूटन्स का पिवट B से कितना डिस्टेंस है, दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो 33 इंटू 75, बेशक करना चाहें आप कन्वर्ट कर लें मीटर में, लेकिन क्योंकि दोनों साइडों पे सेंटीमीटर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो फोर्स होगा वो F होगा, जो हमें निकालना है, इसको FA कह लेते हैं। और इसका जो पिवट से डिस्टेंस होगा दैट इज 45 माइनस 25, क्योंकि 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हो जाएगा सर। ठीक है। तो अब आप इसको कर लीजिए, 33 multiply by 75 divided by 20, that will give you the value of FA। What is the value of FA? सर वो रॉड का नहीं लेंगे हम, क्या चीज, सर रॉड का सेंटर हो, रॉड के उससे भी तो करेंगे। अच्छा रॉड का अपना वेट भी है ना, जी जी। यस अच्छा चले एक सेकंड, रॉड का वेट मिस हो गया। रॉड का वेट कितना है भाई, 450। एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ मिनट। रॉड का अपना वेट भी है भाई कुछ 450 ग्राम्स, तो 450 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9.81, ये रॉड का वेट होगा। और ये वेट भी इसको कैसा घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें बेसिकली 33 इंटू 75 में ऐड कर दो बेसिकली
4, लेकिन भाई फिर अगर ये कर रहे हो ना, अच्छा उसको भी चलो सेंटीमीटर में रख देंगे, इसको ऐड कर दो 450 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर देना किससे 9.81 से, तो ये वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, सी का पिवट बी से डिस्टेंस कितना है 25 का, ठीक है, तो 25 का डिस्टेंस को लेके एफ ए की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है 129 न्यूटन। एफ ए कितना आ रहा है 129 न्यूटन, ठीक है। वेट हम रॉड का अपना वेट भी है कुछ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम कर रहा होगा, और वो भी पिवट के गिर्द कुछ ना कुछ मूवमेंट बना रहा होगा, ऑब्जेक्ट इस पिवट के गिर्द इस रॉड को घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, और उसको भी हमने देखा कि वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बन रहा है, उसको भी हमने मूवमेंट की कैलकुलेशन में शामिल किया, ठीक है ना। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? फेमिना बी को पिवट इसलिए बनाया मैंने, उसको जरूरी इसलिए है क्योंकि बी भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, और बी का हमें फोर्स पता नहीं है, तो इसलिए हमने बी को इसलिए पिवट कंसिडर किया है, क्योंकि बी से लगने वाला फोर्स अगर हम बी को पिवट कंसिडर करेंगे तो उसके फोर्स को मूवमेंट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने बी को कैलकुलेट किया जी। सर अगर हम बी की जगह ए को करते तो वही होता। हाँ अगर बी, लेकिन फिर मसला ये आता ना कि हमें बी का लगने वाला फोर्स नहीं पता ना, अगर ए को आप पिवट कंसिडर करते तो बी वाला पिवट भी कुछ फोर्स लगा रहा होता, तो उसका फोर्स जब हमें पता ही नहीं है तो उसका मूवमेंट कैसे निकालते हैं? हमें तो ए का भी फोर्स मालूम नहीं है सर, वो भी निकाला ही है। वही हमने निकाली है ना, बिल्कुल सही है, ए की निकाली है, तो एक्चुअली में फिर किसकी वैल्यू पहले आती, बी की वैल्यू आती ना पहले, अगर हम ए को पिवट कंसिडर करते तो हमें एफ ए तो नहीं मिलता ना, फिर हमें जो पिवट बी से लगने वाली फोर्स है वो मिल जाती है हमें, और एक्चुअली में सवाल में उसने हमें एफ ए मांगा है, एफ बी नहीं अभी मांगा उसने, सही। एफ बी उसने लोअर पार्ट के अंदर मांगा है। चांदनी उसने 450 ऐड क्यों कर रहे हैं, 450 ऐड नहीं कर रहे बेटा, 450 का मोमेंट ऐड कर रहे हैं, 450 एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट का मास है, उसको मैं पहले तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटू 10 टू द पावर -3 करके, और उसको मैं फिर 9.81 से मल्टीप्लाई करके उसको वेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और वेट का भी कुछ ना कुछ मूवमेंट बन रहा होगा ना, वेट भी तो फोर्स है और नीचे की तरफ काम कर रही है, तो वो भी पिवट के गिर्द कुछ ना कुछ मूवमेंट बना रही हो। अच्छा कॉपी हो गया ये? हाँ भाई कॉपी हो गया ये? जी हो गया अच्छा जी सर जी। राहीन 129 आ रहा है, 120 आंसर आ रहा है सर 129 आ रहा है। ठीक है 129 आ रहा है। ओके मैं भी करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज 129 जी। कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा जी, तो पिवट ए का फोर्स हमें पता चल गया है 129 न्यूटन्स। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में हमसे सपोर्ट बी की फोर्स भी निकलवाई है। अब सपोर्ट बी की फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? पिवट ए को कंसीडर करते हुए निकालेंगे ना। पिवट ए को कंसीडर करते हुए निकालेंगे, वो भी कर सकते हैं हामिद, लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका ये नहीं है कि पिवट ए का हमें पता चल गया, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 129 न्यूटन्स,
यहाँ से एक और फोर्स लग रहा है वेट का, वो कितना है हामिस 450 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9.81 जो कि वेट है, ये भी डाउनवर्ड फोर्स है। और यहाँ से भी एक फोर्स लगा है डाउनवर्ड जो कि कितना था 33 न्यूटन। तो अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में रही है तो तमाम डाउनवर्ड फोर्सेस भी बराबर होने चाहिए किसके, अपवर्ड फोर्सेस। तो जितनी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनको ऐड कर दीजिए तो वो अपवर्ड फोर्स के बराबर होगी। और बाय द वे एक ही अपवर्ड फोर्स है जो कि पिवट बी से लग रही है, तो वो बेसिकली इन तमाम फोर्सेस के सम के यकीनन बराबर होगी। चाहे आप पिवट को कंसीडर करके कर लें या सिंपल लीनियर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा लें कि अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर हैं, दोनों केसेस में आपको आंसर मिल जाएगा। इसका इसके अंदर मोमेंटम बताना है या फोर्स बतानी है? फोर्स बतानी है ना कि Force. एफबी ने कितनी फोर्स लगाई है। सर support A मोमेंटम ने- तो होगा नहीं ना इसका एफबी का, नहीं एफबी का क्या मोमेंटम डिस्टेंस होगा, नहीं है ना इस वजह से। मूव नहीं किया ना इसने, ठीक है ठीक। तो डाउनवर्ड फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, वही अपवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगे। बताइए क्या आंसर आ रहा है। 166। 166। यस सर। बाकी भी चेक कर लीजिए जरा। ठीक है, so this is 166, this was the answer। कोई सवाल पूछना किसी ने इसमें? चलिए लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Define torque of a couple. G, what is meant by torque of a couple? Define torque of a couple. F into D होगा ना, और फिर F into D तो हाँ और वो तो वो- ठीक है। Basically the total movement created by the couple of forces is all known as the total movement created by a couple of forces is known as torque. The total movement created by a couple of forces is known as torque. क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का? F into D, where D is the separation between the two forces. ठीक है जी, where D is the separation between two forces. ये हो गया हमारे पास। उसके बाद कह रहा है a uniform rod of length 1.5 meter and weight 2.4 Newton is shown in figure 2.1। तो आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जो 1.5 मीटर लंबी है और 2.4 न्यूटन उसका वेट है, जो कि डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। The rod is supported on a point on a pin passing through a hole in its center। तो जो पिन हमने लगाई हुई है वो एग्जैक्टली इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लगाई हुई है। रोप A and B provides equal and opposite force of 8 Newton। Calculate the torque on the rod produced by rope A and B। अब देख सकते हैं ये दोनों रोप्स ही इसको कैसा घुमाने की कोशिश कर रही हैं, कैसा घुमाने की कोशिश कर रही हैं, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए सीधा सीधा तरीका ये है कि किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेके जो दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, 12 आर। बाय द वे हमने वेट को क्यों नहीं कंसीडर किया इस कैलकुलेशन के अंदर? कपल फोर्सेस चाहिए। एक कपल ऑफ फोर्सेस चाहिए और वेट एक्चुअली पिवट पे लग रहा है, तो उसका मोमेंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो मोमेंट कितना होगा, 0 ही होगा उसका, है ना।
यस सर दोबारा बताएं सर। देखें, क्योंकि वेट जो है वो पिवट पे ही लग रहा है और कोई भी फोर्स जो पिवट पे काम करती है उसका मोमेंट जो है वो क्या होगा, जीरो होता है ना जी। डिस्क्राइब ब्रीफली वेदर द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। क्या रॉड इक्विलिब्रियम में है? तो द रॉड इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम में है। इट इज नॉट डूइंग लीनियर मोशन, बट द रॉड इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये कैसा घूम रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। सर बेटा थोड़ा इधर सा, तो अभी ये टोटल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन आपको उसको प्रॉपरली टोटल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है ना ये, आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे ना उसामा, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए बात हुई है। तो हम ये जरूर बताएंगे द रॉड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज डूइंग रोटेशनल मोशन बट नॉट लीनियर मोशन। ये रोटेशनल मोशन तो कर रही है लेकिन लीनियर मोशन नहीं कर रही। ठीक है, ये बताना पड़ेगा आपको। इक्विलिब्रियम के लिए लीनियर करना जरूरी होता है। टोटल इक्विलिब्रियम के लिए लीनियर भी और रोटेशनल भी दोनों ही इक्विलिब्रियम चाहिए तो टोटल इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अब वो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द रॉड इन बी इज रिमूव्ड फ्रॉम द पिन and supported by a rope A and B as shown in figure 2.2। तो हमने रॉड में से पिन हटा दी, अब उसको एक रोप P के साथ हमने इसको सपोर्ट कर दिया और एक रोप B भी आपको दिख रही है। रोप A is now point P 0.3 meters from one end। रोप A जो है वो P पॉइंट पे 0.3 है मीटर्स के ऊपर एक एंड से। रोप B is end of the rod। रोप बी बिल्कुल एंड में लगी हुई है। कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप बी। बी के अंदर आपको टेंशन को कैलकुलेट करना है। बाय द वे, ना ही हमें रोप ए का अपवर्ड फोर्स पता है ना ही हमें रोप बी का अपवर्ड फोर्स पता है, तो हम एक चालाकी करते हैं, हम इस रोप ए को क्या कंसिडर कर लेते हैं, अपना पिवट मान लेते हैं। अगर ये पिवट है तो वेट इसको कैसा घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और रोप बी का फोर्स इसको कैसा घुमाने की कोशिश करेगा इस पिवट के, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन ये घूम नहीं रहा क्योंकि इस वक्त ये किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अच्छा जी, ध्यान से, ये यूनिफॉर्म रॉड थी और इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 1.5। इसका मतलब है कि ये कितना होगा डिस्टेंस, 0.75 है ना। यस। और उसमें से इधर कितना निकल गया, 0.3। तो ये डिस्टेंस कितना बचा होगा, 0.45। 0.45। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए आप क्या करेंगे, 2.4 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 0.45 से। अब रोप बी का जो रोप ए पिवट हमने माना हुआ है उससे कितना डिस्टेंस है, तो ये अगर टोटल 1.5 है और इसमें से हमने 0.3 इधर निकाल दिया तो ये 1.2 होगा। रोप बी का जो फोर्स है उसको हम एफ बी कंसिडर कर लेते हैं और ये बराबर मल्टीप्लाई होगा किससे, 1.2 से। यानी आप 2.4 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 1.2 करेंगे तो आपको रोप बी की फोर्स पता चल जाएगी। कितनी फोर्स आ रही है, 0.9 हैं 0.9 क्या वैल्यू आ रही है, दोबारा बताओ। 0.9। 0.9 न्यूटन, ठीक है, 0.9 न्यूटन आ रही है। ओके जी, तो ये फोर्स हमें मिल गई रोप बी की। अब वो यकीनन रोप ए की फोर्स भी निकलवाएगा। ठीक है, रोप ए की फोर्स कैसे निकलेगी, तो आंसर ये है कि अब वही आप लगा लीजिए लॉजिक अपनी। अपवर्ड फोर्सेस किसके बराबर होंगी, डाउनवर्ड फोर्सेस के। अपवर्ड फोर्सेस आपके पास दो हैं, रोप ए की भी है और रोप बी की भी अपवर्ड फोर्स है। ठीक है ना, तो ये तो 0.9 है, इसका हमें पता नहीं है एफ ए का, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 2.4, यानी एफ ए प्लस 0.9 बराबर होगा किसके, 2.4 के। एफ ए किसके बराबर होगा, 2.4 माइनस 0.9। क्या आंसर आ रहा है, 1.5। 1.5 5। 1.5 न्यूटन।
So this is the value of FA. And this is the end of this question. कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें किसी ने? Any question, guys? No, sir. I believe let's stop it over here. This is it for today. ठीक है. और हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में फोर्सेस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और उसामा ने मुझे मैसेज भी किया था, मेरे जहन से निकल गया। डायनामिक्स के जो क्वेश्चंस के एमसीक्यू के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगा और इस टॉपिक के जो एमसीक्यू के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको ग्रुप के ऊपर अभी भेज दूंगा इंशाल्लाह आज में शाम तक इंशाल्लाह। और सर इस टॉपिक में अभी प्रेशर भी रहता है ना, प्रेशर जी वगैरह? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फोर्सेस वाला हिस्सा इस चैप्टर का ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने 2-4 चीज़ें और पढ़नी है जिसमें थोड़ा सा हम ड्रैग फोर्स और इस किस्म की चीज़ों को भी देखेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग डेंसिटी और प्रेशर की तरफ जाएंगे। लेकिन ड्रैग फोर्स एक्चुअली में हमें डेंसिटी पढ़ने के बाद ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग बेसिकली नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अब वो डेंसिटी और प्रेशर के बारे में अब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलें, ओके भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।